सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टॉपिक आपका रहेगा जो बायोलॉजी में आपको जहाँ तक हमने बताया था उससे नेक्स्ट टॉपिक, उससे आगे का टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। ये शॉर्ट टाइप वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आ जाए और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन आंसर होगा, जो कि आपको इस वीडियो में जुड़े रहिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले जहाँ तक हमने बताया था आपको, जेकब स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका मतवाद यानी कि आप कैन थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके बाद जो है यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीव का शरीर जो है कोशिका से निर्मित है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना, तो कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में ये जो टॉपिक था वो हमने बताया आपको। तो जेकब स्लाइडेन नाम का दो जेकब स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका मतवाद यानी कोशिका के बारे में वो रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद वो केन थ्योरी दिया और उसके बाद जो है वो स्पष्ट हो पाया कि थ्योरी देने के बाद कि प्रत्येक सजीव, जितने भी सजीव होते हैं, उसका शरीर जो है कोशिकाओं से निर्मित है। और देखो, स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद की प्रमुख बातें के बारे में, जैसे कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है एक कोशिका से ही होती है, जितने भी जीव हैं सबकी उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। और प्रत्येक कोशिका अपने आप में ही एक स्वाधीन, आप कह सकते हैं अपने आप में भी परिपूर्ण होता है, और परंतु तब कोशिका का मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, तो यहाँ पे समझो। पहला टॉपिक ये है कि जो प्रत्येक कोशिका अपने आप में ही क्या होता है, स्वाधीन इकाई है। क्या है? स्वाधीन इकाई है, अपने आप में भी पूर्ण होता है। परंतु जब सब कोशिका मिलकर काम करते हैं एक साथ, जैसे कि बीटा सेल हो जाते हैं, बीटा कोशिका हो जाते हैं, अल्फा कोशिका, इस तरह से बहुत बी मेमोरी सेल होता है, तो इस तरह से सेल होते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ तक अभी मैं बताया आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लो। और कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है, ये याद रखना। तो कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है, ये नोट करना, मुख्य भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1839 में पुरकुंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव यानी कि आप कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो उसी प्रकार से आगे ये जो है पुरकुंजे के बाद जो 1846 में पुरकुंजे के बाद वॉन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की। कोशिका में जो जीव द्रव पाया गया उसकी खोज किसने की? पुरकुंजे के बाद वॉन मोल ने की। ये नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना। और देखो 1855 में फिर आगे चल रहे हैं, रुडोल्फ विर्चाउ ने यह पता लगाया कि नई कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। जो नया कोशिका बनता है वो पहले का कोशिका मर गया हो या उसके विभाजन से नया कोशिका का जन्म होता है, इसे भी नोट कर लेना। और आगे 1861 में मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड बताया। ये नोट कर लेना कि मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड बताया। उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। उसका यह मत क्या कहलाया? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। इसको भी नोट कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक समझना। 1831 में एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। फिर सुनो यहाँ पे, 1831 में एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इससे पहले आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो आपने वहाँ पे नाम आया होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का। लेकिन 1831 में एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है कि इसका जो जूम करने का क्षमता होता है, इसमें नॉर्मल भाषा में समझो तो उसका अधिक होता है। तो ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू ज़्यादा देता है, ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। अब किसी चीज़ के बारे में अगर आप जान रहे हो, देख पा रहे हो उसे, और उसका मूवमेंट आप देख पा रहे हो, तो उसके बारे में समझने का आपको जो कोशिश है आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद उससे आप बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहाँ तक तो मैंने आपको बताया, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। अब कोशिका की संरचना के बारे में समझो।
अब देखो यहाँ पे कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला कोशिका झिल्ली, जो पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी और जीवदर्भ हैं। तो ये नोट कर लेना, कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका झिल्ली पहले समझो, कोशिका झिल्ली हो गया। और ये पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, और पौधे में जो है कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति भी और जीवदर्भ हैं। ये क्या है? जीवदर्भ है, इसे भी नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक समझो, जीवदर्भ को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है। पहला कोशिका द्रव तथा केंद्रक, इसे नोट कर लेना। तीसरा यहाँ देखो, कोशिका द्रव जो है जिसे हम साइटोप्लाज्म में ढेर सारी रचनाएं यानी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो दो प्रकार के होते हैं, इसे भी नोट कर लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक समझो, यहाँ पे 1 नंबर में जीवद्रवीय रचनाएं यानी कि ऑर्गेनोइड्स, जीवद्रवीय रचनाएं। इसको इंग्लिश में भी समझने का कोशिश करो, क्योंकि अगर आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ते रहोगे थोड़ा सा लगेगा आपको कि बोरिंग टाइप में है। जब तक आप किसी चीज़ को उसमें आप अपना बेहतर नहीं देते हो, आप उसको चाहते नहीं हो, उसको सीखने का चाहत नहीं है, तो उसे आप सीख नहीं सकते, और वो आपको आपसे और ज़्यादा दूर होता रहेगा और बहुत दूर चला जाएगा। तो उसी प्रकार समझो यहाँ पे जीवद्रवीय रचनाएं जो है यानी कि ऑर्गेनोइड्स, इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं। ये इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जीवित रचनाएं आते हैं, जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। और ये रचनाएं हैं जैसे कि यहाँ समझना, पहला सेंट्रोसोम हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ पे दूसरा यहाँ पे अंतर्द्रवीय जालिका हो गया, तीसरा हो गया राइबोसोम, चौथा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा लवक हो गया, छठवां हो गया गोल्जी का, और सातवां हो गया लाइसोसोम। आई होप यहाँ तक भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, इसमें आपको ये समझना है कि मेटाप्लास्ट्स क्या होता है। मेटाप्लास्ट समझो पहले, ये निर्जीव रचना है। कि कौन सी रचना है? ये निर्जीव रचना है, जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखो मेटाप्लास्ट के अंतर्गत राजधानी, वसा, कण, प्रोटीन और ग्लाइकोजेन, पीत आदि आते हैं। ये सब आपको नोट करते रहना। तो ये सब मेटाप्लास्ट, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अब देखो मेटाप्लास्ट जो है ये निर्जीव रचनाएं हैं। मेटाप्लास्ट निर्जीव रचना है, और जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। ये नोट करना। और मेटाप्लास्ट के अंतर्गत जो है राजधानी, वसा, कण, प्रोटीन, ग्लाइकोजेन, पीत आदि आते हैं। ये नोट कर लेना। और बढ़ने की क्षमता किस में होती है? जीवद्रवीय रचना, जिसे ऑर्गेनोइड्स कहते हैं, इसके अंतर्गत जीवित रचनाएँ जो है आते हैं, और जिनमें बढ़ने की, विभाजन की क्षमता होती है। ये रचनाएं निम्न है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सबको नोट कर लेना, याद कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक समझिए। अब कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, अब इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे समझना कि कोशिका के एक, आपके देखो यहाँ पे समझना, थोड़ा सा इमेजिन करो, कोशिका एक झिल्ली में बंद रहता है। ठीक, कोशिका मान लेते हैं ये सेल है। ठीक, ये क्या है आपको ऐसे समझा रहा हूँ, एक झिल्ली, ये इस तरह से झिल्ली है, इस झिल्ली में बंद रहता है। अब यहाँ समझो, जिससे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल, ये आपको हो गया कोशिका यानी सेल हो गया। दूसरा कलर से यहाँ दिखा देता हूँ, ये सेल हो गया, और इसके अंदर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेम्ब्रेन हो गया। तो ये दोनों को मिला हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्योंकि सेल बंद रहता है झिल्ली में, तो इसलिए आप इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब चलेंगे समझेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो ये सब हमने आपको पहले वाला वीडियो में भी बताया, वहाँ से भी आप देख के समझ सकते हैं। थोड़ा डिटेल टॉपिक लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। यहाँ पे मैं आपको बस बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में 10 से 15 मिनट का वीडियो बहुत है, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। एज इट इज़ आप कह सकते हो कि जो आप इमेजिन करके समझ सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन समझो, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीला झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये। ठीक, यह मैं आपको जस्ट इमेज नहीं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यह लगभग जो है 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। ये कितना? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, ऐसे नोट कर लेना। अब कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है।
कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। अब ये देखो, ये जब कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर ये जो सेल बंद है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बाहर में क्या है उसको तो पता नहीं चल रहा है, मतलब ये इससे अलग रखता है बाहरी वातावरण से, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। बस इतना सा ही बात था। अब देखो आगे यहाँ पे समझो आप, कोशिका झिल्ली, यहाँ पे देखो कोशिका झिल्ली अर्धपरागमीय सेमी परमेबल या आप कह सकते हैं चयनात्मक परागम्य, यहाँ पे देखो पारगम्य यानी सिलेक्टिव परमेबल होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं आ सकते हैं, तो इसे नोट कर लेना। क्लियर। अब देखो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और इस झिल्ली में 2 परत प्रोटीन की तथा इनके बीच 1 परत वसा की होती है, इसे भी नोट कर लेना। और कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल जो होता है मोजाइक, यहाँ देखो मोजाइक मॉडल, यहाँ देखो यहाँ नोट करते चलना, मोजाइक मॉडल जो सिंगर तथा निकोलस, यहाँ पे देखो निकोलसन, यहाँ पे नोट करना, निकोलसन है, थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम आपको हुई होगी तो समझना। यहाँ पे मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सब फिर से समझना। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये जो कोशिका झिल्ली आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये तो आपको पता चल चुका है। क्लियर, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखो इस झिल्ली में 2 परत प्रोटीन की तथा इनके बीच 1 परत वसा की होती है। और ये जो झिल्ली आप देख पा रहे हैं, इसमें 2 परत प्रोटीन की तथा जो है उनके बाद जो बच जाता है वो वसा की परत होती है। और कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। इसका जो मॉडल जो था किसने दिया था, मोजाइक मॉडल सिंगर, इस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। इन दोनों ने इनका मतलब कि आप कह सकते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट दिया था, मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था, ये मॉडल दिया था, तो इसे नोट कर लेना। और ये जो है कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य हैं। यहाँ पे समझो कोशिका, यहाँ देखो यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतरी रचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है। ये सब इसका काम करता है। ये कोशिका को मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करता है आप कह सकते हैं, और बाहरी वातावरण से बाहरी मतलब आक्रमण से बचाता है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, या इंडिया के आजू बाजू के जो देश हैं उनको ले लो, अगर अटैक करेंगे तो प्रोटेक्शन के लिए आर्मी रहती है। उसी प्रकार से यहाँ प्रोटेक्शन के लिए कौन है, यहाँ पे आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन है, झिल्ली जिसे आप कहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। ये कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पर नियंत्रण रखता है। सेम उसी प्रकार से आप ले लो, जैसे इंडियन आर्मी रक्षा करता है देश का, बाहर आने वाला, जाने वाला या अंदर आने वाला से उसी तरह प्रोटेक्शन प्रदान करता है। आप ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं। अब एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, फ्लैजिला तथा कुटपाद का निर्माण होता है, इसे नोट कर लेना। अब कोशिका द्वारा होने वाला परासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होता है, इसे भी नोट कर लेना। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, इसे नोट कर लो फटाक से। अब देखो कोशिका भित्ति के बारे में समझो, सेल वॉल के बारे में, उसके बारे में। यह देखो कोशिका भित्ति पौधा में पाया जाता है, जैसे कि हम फर्स्ट में ही बताया था। अब देखो पौधा तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। अब देखो पौधा और कवक में जो है कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होता है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या, कोशिका भित्ति कहलाती है। और कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह ना तो जीवित झिल्ली है, कोशिका जो यहाँ पे देखो कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली के तरह ना तो जीवित झिल्ली है और ना ही अर्धपरागमय झिल्ली है, तो इसको नोट कर लेना। एज इट इज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कोशिका भित्ति 3 परतों को बना एक मोटी भित्ति है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति है, ठीक। और पौधे को कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, इसे भी नोट कर लेना। तथा कवकों को, यहाँ पे कवकों की कोशिका भित्ति और काइटिन तथा हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, इसे भी नोट कर लो। और कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य यहाँ पे देखो, जैसे पहला, यह भित्ति पौधे के कोशिका की रक्षात्मक परत है जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, यह कोशिका को सूखने से बचाता है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। चलो ये भी हो गया आपको।
अब नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पारगम्य होता है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षित देता है। ये भी आप नोट कर लेना। तो ये थोड़ा सा जल्दी मैं कर रहा हूँ, आप समझ लोगे इतना तक तो आपको मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आपको इतना तक तो आपको समझ ही जाना चाहिए। चलिए अब देखो, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। और कोशिका द्रव जो है या जीव द्रव जब कह सकते हैं, या रंगहीन यहाँ पर देखो अर्ध पारदर्शक हो गया, यानी कि अर्ध पारदर्शक हो गया, देख सकते हैं, तथा अर्ध तरल पदार्थ है। ये क्या अर्ध तरल पदार्थ है? यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक जल होता है। इसमें क्या है? 80% तक जल होता है। अब यहाँ देखो, जल के अलावे जीव द्रव जो है कोशिका द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। जल के अलावे जीव द्रव में कोशिका द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य ये सब हैं। इसे नोट कर लेना। अब देखो, कोशिका जीव द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती है, जिसे कोशिका अंगक यानी कि सेल, अब देखो सेल ऑर्गेन, अब देखो ऑर्गेनल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इसे नोट कर लेना। अब देखो लास्ट टॉपिक समझो यहाँ पे, जो आज का सेशन का लास्ट टॉपिक है, यहाँ देखो अंतर्द्रवीय जालिका, अंतर्द्रवीय जालिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नोट कर लो, इसका टॉपिक मैं बताऊंगा बाद में। यह महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचनाएं होती है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे इमेजिन करो। यह महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ जाल जैसी रचना है और ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्लियर? यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है। ये संरचना कहीं कहीं से कोशिका झिल्ली से मिली होती है, तो कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से मिली होती है, कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से मिली होती है। अब देखो, इतना सब चीज़ आखिर किसे पता चला? तो फर्स्ट में चलते हैं हमने पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट थे दो, तो जो वो दोनों जो थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। किनका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। उनका नाम क्या था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने यहीं पढ़ा था, पुरकुंजन कोशिका विभाजन अर्धतरा दानेदार। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 1831 में एमनॉल तथा इरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान हुआ। तो जो बताया अभी लास्ट में, बस वही था एज इट इज। वो इसका आविष्कार होने के बाद ये तेज़ी से इसके बारे में आदमी समझने, जो साइंटिस्ट लोग थे जो इस पर रिसर्च करे थे, वो इनको इसका मूवमेंट को देख के वो समझ गए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप अच्छे से पढ़ सको। अगर आपने 15 या 19-20 मिनट आपने दिया होगा तो इतना तक तो आपको, हमें पता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में।